आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। अब ऑथर एक और स्टोरी बता रही है अपने को। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। तो ये जो यंग मैन है फ्रॉम ओडीपी, उसने ऑथर को बताया था दैट व्हेन ही वाज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो छोटा था तो एक मंदिर के पास से गुजरता था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ उसका फादर जो है प्रीस्ट था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। तो वो बच्चा जो है टेम्पल के पास रुकता है एंड ही वुड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़ कि हे भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दे दे, गिव मी अ पेयर ऑफ शूज़। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation। तो ऑथर ने बताया कि 30 साल के बाद मैंने उसी टाउन को विज़िट किया और उस टेम्पल को भी देखने की कोशिश करी कि वो टेम्पल कहाँ है, लेकिन वो टेम्पल अभी सुनसान सा हो गया था, बंजर सा हो गया था, किसी की देख रेख वहाँ नहीं होती थी, डेजोलेट हो गया था, लोनली हो गया था, आइसोलेट हो गया था, एक तरह से आप कह सकते हो, नेग्लेक्टेड हो गया था, कोई उसकी केयर नहीं करता था अभी। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। तो उस मंदिर के पीछे जहाँ प्रीस्ट रहता था वहाँ पे प्लास्टिक की कुर्सियाँ लगी हुई थी, रेड वाइट। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रोइंग हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड। तो वहाँ एक लड़का आया स्कूल से, सांसें उसकी फूल रही थी, ही वॉज पैंटिंग क्योंकि ही वॉज ब्रीदिंग हेविली। तो उसने ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ था एंड ही वॉज वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़ ऑल्सो। उसने अपने स्कूल से आते ही अपना स्कूल का बैग फेंका बेड के ऊपर, फोल्डिंग बेड के ऊपर। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes। तो उस बच्चे को देखा तो ऑथर को वही बात याद आई कि हाँ, एक लड़का होता था यहाँ पे जो भगवान से ये प्रे करता था, हमेशा इस बात की मिन्नत मांगता था कि मुझे पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। Let me never lose them, the goddess had granted his prayer। Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless। तो इस बच्चे की तो जो प्रेयर है, जो उसने भगवान से दुआ मांगी थी, वो पूरी हो गई थी, उसको तो शूज़ मिल गए थे। लेकिन कई बच्चे हैं, ऑथर का कहना है, मेरे नेबरहुड में, मेरे मोहल्ले में जहाँ मैं रहती हूँ, उन बच्चों की ये जो विश है, डिज़ायर है, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उनको शूज़ नहीं मिले हैं, वो बेचारे अभी भी बेयरफुट घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ गलियों में। माई अक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। तो माई अक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। ओके, प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में सीमापुरी इलाका है, ओके, बस्ती का इलाका, वहाँ ये लड़का रहता है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। तो सीमापुरी जो है तो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में। देखो इस बात पे ध्यान देना, यहाँ पे एक मैं लाइन लिखी हुई है, मैं दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ। सो दिस बॉय लिव्स इन सीमापुरी, कहाँ रहता है? सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी मीन्स उसके आउटर में है, जस्ट आउटस्कर्ट्स पे, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है, लेकिन फिर भी दिल्ली से माइल्स दूर है, मीलों दूर है, बिकॉज इनका एक्चुअल दिल्ली से, द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली से इनका कोई बेनिफिट नहीं है, इनको कोई उससे वास्ता नहीं है। ओके, इससे इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला कि वो दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो बिकॉज इनको तो दिल्ली में जो भी फैसिलिटीज़ हैं, या दिल्ली जो भी लग्जरीज एंड कंफर्ट्स अफोर्ड कर सकता है किसी को, उनसे इनको, उन कंफर्ट्स, लग्जरीज, फैसिलिटीज़ से इनको क्या मतलब है उससे? वो तो उस चीज़ से मीलों दूर हैं। ओके, those who live here are squatters who come from Bangladesh back in 1971। yes, देखो साफ साफ लिखा हुआ है।
जो लोग सीमापुरी में रहते हैं, बल्क ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर दोज पीपल हु हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन द 1971। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, जब बांग्लादेश को आज़ाद करवाया गया था, उस ज़माने की बात है। तो उस टाइम पे काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़, या आप कह सकते हो इलीगली रहने वाले लोग इंडिया में घुस आए थे, और वो फिर यहाँ पे दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में बस्तियों में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये लड़का उनमें से ही एक होगा, जो जिसका असल घर जो है वो तो ढाका के सिटी के आसपास के किसी गांव में, किसी मैदान में उसकी झोपड़ी कहीं पे होगी, लेकिन यहाँ ये अभी दिल्ली में रह रहा है। दिल्ली में क्या, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में सीमापुरी बस्ती जो है, स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी, वहाँ रहता है। और ये लोग, इसकी फैमिली शायद उस ग्रुप को बिलोंग करती है, रेफ्यूजीज़ या इलीगली रहने वाले इंडिया में लोग जो हैं बांग्लादेश से, जो 1971 में इंडिया में कभी आए होंगे। सो साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, यस, साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि साहिब की फैमिली उनमें से एक परिवारों को बिलोंग करती है, जो 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर, जब बांग्लादेश बना था, उस ज़माने से इंडिया में रह रही है। तो ये जब इंडिया में आए होंगे, उस समय जब सीमापुरी इलाकों में इन्होंने रहना शुरू किया होगा, उस समय सीमापुरी बहुत ही सुनसान, एक अनजान सा इलाका था। इट वॉज देन अ विल्डरनेस, इट वॉज देन अ विल्डरनेस। वहाँ पे कोई रहता नहीं होगा, सुनसान एकदम, बंजर एकदम, कोई इंसान नहीं होगा वहाँ पे। इट स्टिल इज़, अभी भी उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ ये बस्तियाँ, झुग्गी झोपड़ी ही बनी हुई हैं। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी in structures of mud with roof of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. तो अभी जो लोग रहते हैं सीमापुरी इलाके में, उस इलाके की हालत क्या है? मिट्टी के, कच्ची मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे घर, झोंपड़ी नुमा, उनके ऊपर प्लास्टिक की शीट या तिरपाल, टर्पोलिन या प्लास्टिक की शीट से छत बनी हुई है, बांस लगा के, टीने की छत लगाकर किसी तरह से वहाँ पे लोग रहते हैं। वहाँ पे कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है, कोई सीवेज का इंतज़ाम नहीं है, कोई ड्रेन्स नहीं है, कुछ नहीं है। और वहाँ इस जैसे 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं। बहुत ही अनहाइजीनिक लिविंग है वहाँ पे। ओके, किसी तरह से ये लोग अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे चलाते हैं, घसीटते हैं। दे ड्रैग अ चीयरलेस एग्जिस्टेंस देयर। They have lived here for more than 30 years without an identity. कोई इनकी पहचान नहीं है, बस बस्ती वाले हैं ये, रैग पिकर्स हैं। ओके, और कई तरह के लोग इनको, कई तरह के इनके अंदर में सोशल वाइसेस भी प्रिवेलेंट है वहाँ पे। विदाउट परमिट, ना इनके पास यहाँ रहने का परमिट है, ना इनके पास राशन कार्ड्स है। ओके, दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। तो ये लोग सोचते हैं हमको आई कार्ड, आइडेंटिटी कुछ नहीं चाहिए, बस राशन मिल जाए, किसी तरह से हमारी जो बेसिक नीड है, फूडिंग ओनली, बस वही इनको मिल जाए, बस उसी से ये खुश हैं, उससे आगे इनकी कोई सोच नहीं है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड लिव हियर रादर दैन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. तो जब इनसे पूछा गया कि आपका जो खुद का कंट्री है, ओके, बैक इन योर ओन कंट्री, जहाँ से आप आए हैं, वहाँ तो हरे भरे मैदान हैं, नदियाँ हैं, जंगल हैं, उनको छोड़कर आप क्यों आए यहाँ पे, आप क्या यहाँ कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि वो हरे भरे मैदान, वो नदियाँ, वो खुला आसमान, ओके, खुद का घर, कहते हैं कि उन सब का हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं है। दोज थिंग्स, ओके, आर मीनिंगलेस टू अस, बिकॉज वहाँ हमको खाना नहीं मिलता है। अगर हम वहाँ पे पेट भर के खाना नहीं खा पाएँ तो वहाँ रहने का हमारा क्या फ़ायदा? यहाँ हम बुरी से बुरी हालत में रह रहे हैं। ओके, यहाँ हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ओके, हमको इलीगल माना जाता है यहाँ पे। ओके, हम लोग यहाँ पे अनलॉफुली रह रहे हैं, हम यहाँ रेफ्यूजीज़ हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को किसी तरह से खाने के लिए तो कुछ मिल जाता है, तो हम यहाँ रहना बेटर पसंद करेंगे रादर दैन गोइंग बैक टू आवर ओन प्लेस, आवर ओन होम।
Whenever they find food, wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. इनके कोई परमानेंट ड्वेलिंग भी नहीं है। जिस जगह में भी, जहाँ भी इनको लगता है कि हाँ इस जगह पे या फिर यहाँ रहेंगे तो हमको खाने का कुछ इंतज़ाम हो जाएगा, वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ट्रांजिट होम्स हैं इनके, फिक्स्ड ड्वेलिंग नहीं है इनका। Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. छोटे बच्चे जो होते हैं वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े होते हैं तो अपने पेरेंट्स को जो काम करते हुए वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स भी रैग पिकिंग ही करते हैं सुबह से लेके शाम तक, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता उस काम को पिकअप कर लेते हैं। दे बिकम पार्टनर्स विद देयर पेरेंट्स इन दिस बिजनेस ऑफ रैग पिकिंग। Okay, so it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their head. Even if it is a leaking roof, but for a child it is even more. तो ये जो गार्बेज है, जिसको हम कहते हैं कि कचरा है, गार्बेज है, रिफ्यूज़ है, ओके, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए जो चीज़ मतलब जिसको हमने डिस्पोज कर दिया है, छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, ओके, हमारे लिए जो चीज़ अनवांटेड है, हम घर से उसको बाहर करना चाहते हैं, फेंक देना चाहते हैं, उसको देखना भी नहीं चाहते, गार्बेज, रिफ्यूज़, गंदगी जो है, कचरा जो है, वही इन बच्चों के लिए और इनकी फैमिलीज़ के लिए काम की चीज़ है, ओके। और उस कचरे में से काम की चीज़ को ढूंढ लेना, जो कि जिस पे शायद हमारी नज़र नहीं पड़े, जिस चीज़ को हम सोचेंगे कि ये तो क्या काम आएगा, किसी काम की चीज़ नहीं है, जिसको हम इग्नोर कर देंगे, ओके, जिस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देंगे, उनको पता है कि ये कौन सा मेटल है, कौन सा प्लास्टिक है, किस चीज़ की बाज़ार में कीमत मिल जाएगी इनको, किसको बेच के इनको थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। दैट इज़ ऑल्सो अ फाइन आर्ट। ये आर्ट उन्होंने एक्वायर कर ली है विद द पैसेज ऑफ टाइम। या आप कह सकते हो कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इनकी जो ज़रूरत है, जो मजबूरी है, उसने इनको सिखा दिया है कि किस तरह से चीज़ों को करते हैं, ओके। सो गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। तो गोल्ड जो मैंने पहले स्टार्टिंग में वर्ड यूज़ किया था, या एक ऑथर ने लिखा था कि लुकिंग फॉर गोल्ड, तो गोल्ड का मतलब यहाँ पे इनके लिए तो वो गार्बेज ही जो एक बहुत ही कीमती चीज़ हो गया ना, प्रेशियस हो गया, बिकॉज उसी से इनकी रोज़ी रोटी चलती है, जो इनको खाना मिलता है 2 वक्त का, और सर के ऊपर जो छत है वो इसी गार्बेज से आती है, इज़न्ट इट? वो छत चाहे लीकिंग रूफ क्यों ना हो, ओके, उनके लिए तो वो बहुत कुछ है, इट इज़ इवन मोर। तो आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप। तो बोलता कभी कभी मुझे 1 रुपया, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपये भी मिल जाते हैं। वाओ। When you can find a silver coin in the heap of a garbage, you don't stop scrounging। बोला कभी कभी तो इस कचरे के ढेर में हमको चांदी का सिक्का भी मिल जाता है, लेकिन हम अपना काम छोड़ते नहीं हैं, फिर भी हम अपना काम करते रहते हैं। For there is hope of finding more, क्योंकि हो सकता है कि एक सिक्का मिला है तो हो सकता है और मिल जाए। कभी कभी इनको क्या मिल जाता है उस कचरे के ढेर में? समटाइम्स दे फाइंड अ कॉइन। कभी कभी एक सिक्का मिल जाता है चांदी का, कभी कभी सोचते हैं कि फिर और मिल जाएगा, ओके, बट दे डोंट स्टॉप, रुकते नहीं है वो। उनकी उम्मीद जो है बहुत आगे बढ़ जाती है कि शायद और भी मिल जाए। 1 मिला है, 2 मिला है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। It seems that for the children garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children it is wrapped in wonder, for the elder it is a means of survival। देखो कचरा वही है, ओके, गार्बेज वही है, लेकिन बच्चों के लिए ये एक तरह का समथिंग वंडरफुल चीज़ भी है। इनके लिए इसमें एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट भी है, एक एडवेंचर भी है कि हाँ आज क्या मिलेगा उसमें से, आज वो सिक्का मिलेगा क्या नहीं मुझे, ओके, या कौन ढूंढ पाएगा। लेकिन पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ के प्रति एकदम इम्यून हो चुके हैं, उनके लिए इसमें अब कोई एक्साइटमेंट नहीं है। फॉर द पेरेंट्स इट इज़ जस्ट अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। फॉर द पेरेंट्स इट इज़ जस्ट अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, कि बस किसी तरह से ज़िंदगी चल जाए। उनके लिए ये कचरा या फिर ये जो प्रोसेस है, ये काम जो है, उनके लिए ये एक डेली रूटीन वर्क है,
ओके, डिवाइड ऑफ एनी प्लेजर और एक्साइटमेंट, लेकिन बच्चे इस काम को आउट ऑफ एक्साइटमेंट भी करते हैं, आउट ऑफ एडवेंचर भी करते हैं, कि हर रोज़ उनके लिए एक नई मतलब एक नया चैलेंज है, एक एक्साइटमेंट है कि देखते हैं आज क्या मिलेगा, आज किसको क्या मिलेगा। उसी तलाश में ये बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ये काम करते हुए चले जाते हैं। ओके, वी